अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ पीर की रात और फरवरी की 16 तारीख, जबकि पाकिस्तान में मंगल की सुबह और फरवरी की 17 तारीख है। नाज़रीन, पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर भी ये एक सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। बहुत सारे सवालात हैं, उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस वक्त जो सूरत हाल है, उसके ऊपर हर किस्म की चेमगोइयाँ भी हो रही हैं, तबसरे भी हो रहे हैं और हर किस्म की आपको खबरें मिल रही हैं। लेकिन इब्तिदा इमरान खान से, क्योंकि इमरान खान की आंख के हवाले से जो मुअम्मा बना हुआ है, आज उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो ये रमज़ान पैकेज का ऐलान किया गया है एक महंगाई के दौर में, ये कितना अहम है, और फिर साथ पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस भी उसके साथ ही बढ़ा देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। और थोड़ा जिक्र बोर्ड ऑफ पीस का भी, कि जिसका इजलास यहाँ अमेरिका में होने वाला है, और उसमें पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। तो सवालात बहुत सारे हैं, और हमेशा की तरह वन एंड ओनली साद हफीज साहब, जो कि एक फॉर्मर इंटरनेशनल बैंकर हैं, रेगुलर लिखारी हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो पब्लिकेशंस हैं, जिनमें कि फ्राइडे टाइम्स में इनका जो कॉलम है वो रेगुलरली छपता है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ इंटरनेशनल जरीदे जो हैं उनके लिए भी ये लिखते हैं। बड़ी गहरी नज़र है इनकी इकॉनमी पर भी, बड़ी गहरी नज़र है इनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी, और बहुत अच्छी नज़र है इनकी पाकिस्तान की सियासत पर भी। तो साथ साहब को वेलकम करते हैं। साथ साहब, वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब। सर, पाकिस्तान में जैसे मैंने अर्ज किया कि बहुत कुछ हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली दुनिया आगे जा रही है। पाकिस्तान में हमेशा बात ये होती है कि पाकिस्तान में कल क्या होगा। जो कल हुआ वो तो हो चुका, जो कल आने वाला है उसकी अबतरी का खौफ और खतरा हमेशा रहता है। और इसी असना में जो इमरान खान साहब की आंख का एक मुअम्मा है, जिसे कि हुकूमत ने इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, और उसके बाद फिर पीटीआई के अंदर की सियासत भी कुछ सामने आई है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये अगर इमरान खान साहब को के जो केस है आंख का, अगर इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाता तो क्या पाकिस्तान बेहतर होता, या जिस तरीके से हैंडल किया गया है पाकिस्तान बेहतर है? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि हर चीज पाकिस्तान में कॉम्प्लिकेट कर दी जाती है, मुश्किल बना दी जाती है। क्योंकि ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी कि भाई आप एक बोर्ड बैठा देते, कॉन्फिडेंस होता उनको अपने डॉक्टर्स के अंदर, और गवर्नमेंट के डॉक्टर्स जो कोई भी है साथ मिल के बैठ जाते और डिटर्मिन कर लेते कि भाई इशू क्या है। उसकी ट्रीटमेंट फौरी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सीधी सादी, पब्लिक इंफॉर्मेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर हैं आजकल जो कि जेल में हैं। अब ये कहना कि भाई ये जो सब्जेक्ट है पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए था, पोलिटिसाइज तो होना ही था ये। और ये है कि इसकी गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि भाई डैमेज कंट्रोल हो एज मच एज पॉसिबल। और दूसरी तरफ क्योंकि आपने बहुत अच्छा मेंशन किया कि जिस तरह डिविजन है पीटीआई के अंदर, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि पीटीआई एक इमरान खान के ऊपर और इमरान खान की सेहत के ऊपर यूनाइट हो जाए। तो इसमें कोई मुश्किल चीज तो नहीं है। एवरीबडी शुड हैव एंटिसिपेटेड ये सारी चीजें जो होने वाली है। लेकिन इससे मुल्क के ऊपर बड़ा असर पड़ता है जहांगीर साहब। जी। क्योंकि एक तो हमारी इमेज के ऊपर होता है। इमेज बिल्कुल। चले एक दफा हमने देख लिया कि हम इमेज इमेज के बारे में तो हम ज्यादा कोशिश ही नहीं करते उसके ऊपर, क्योंकि 2-3 दिन अच्छी न्यूज आती हैं, उसके बाद एक हफ्ते और 20 दिन के लिए और सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है और डैमेजिंग न्यूज आती है कंट्री के बारे में। तो इससे इन्वेस्टर भी भागते हैं, यानी कि जो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और पाकिस्तानी पाकिस्तानी जो अपने जो इंटरनली है, डिवीजन इतने ज्यादा हो गए हैं। आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर कितने डिविजन हैं जिसपे हम आप और मैं आज हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि दिस कुड हैव बीन हैंडल्ड मच बेटर। इट कुड हैव बीन हैंडल्ड एक फ्रॉम इंसानी पर्सपेक्टिव, ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव, क्योंकि भाई एक इंसान भी तो है ना वो इमरान खान। आई मीन ही इज बीन इन जेल नाउ ओवर 2.5 years। ठीक है, आपके ड्यूरिंग हिज टाइम ही वाज क्वाइट, उन्होंने भी एक अपनी वेंडेटा परस्यू की थी। वेदर यू लाइक इट और नॉट, आई हैव टू से इट, अफसोस की बात थी वो भी, ये भी अफसोस की बात बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है कि वाकई इमरान खान साहब का दौर भी कोई मिसाली दौर नहीं था। है जी। उन्होंने भी अपने दौर में बहुत गलतियां की। बहुत सारी गलतियां उन्होंने रियलाइज भी की, वो मानते भी थे कि हाँ, ये मेरी गलती थी। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तरीके से हुकूमत ने इसको हैंडल किया या मिस हैंडल किया, और उसके बाद फिर अब इसमें तीन पार्टीज बन चुके हैं। यानी इस पूरे वाक़े के बाद आपको तीन बड़ी पार्टियां नजर आ रही हैं इस पूरे वाक़े में।
एक तो दायरे हुकूमत है, रियासत है। दूसरी जानिब पीटीआई बतौर बहैसियत पार्टी है। और तीसरी जानिब पीटीआई का वो यंग वर्कर है जिसने कि शायद अब जो डिसीजंस का जो जो इख्तियार है वो लगता है अपने हाथ में ले लिया है। क्योंकि आप देखिए, मैं मेरा ये राय है साहब साहब के, देखिए बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। गर्चे मामलात मुख्तलिफ थे, लेकिन एक डिमांड वहां पर भी थी, एक डिमांड यहाँ पर भी है। वहां पर जॉब्स कोटा के हवाले से थी कि जो पाकिस्तान के खिलाफ जो उनके लड़े थे उनके बच्चों जी। को नौकरियां, और इसके ऊपर मसला 30% कोटे पर मसला बना। लेकिन जब प्रोटेस्ट शुरू हुई, नौजवान बाहर निकले, तो वहां पर भी रोड ब्लॉकेट से ही मामला शुरू हुए थे। यहाँ पर भी पीटीआई की कयादत पहले काफी पैसिव थी, तकसीम नजर आती थी। लेकिन फिर एक मौका ऐसा आया कि पेशावर के जो मकामी लीडरशिप है खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने मेरा ख्याल है डिसीजंस अपने हाथ में लिए। खुशालगढ़ का पुल बंद किया जो कि कोहाट से जाता है, और जो रोड जाती है पेशावर का, सवाबी इंटरचेंज बंद कर दिया, हजारा मोटरवे बंद कर दिया, डेरा इस्माइल खान भक्कर रोड बंद कर दी, और जितने भी रास्ते थे उन्होंने उनको बंद कर दिया। और ये तमाम कुछ एक ऐसे वक्त हो रहा है कि जब पीटीआई की अपनी क्यादत खुद मुख्तलिफ जगहों पर महसूर बैठी है। मैं इनको महसूर इसलिए समझता हूँ कि इनको कोई सिर्फ कोई जोर पे नहीं ले गया था कि आप ऐवान में जाकर बैठकर प्रोटेस्ट करें, और या फिर आप केपी हाउस में बैठें। तो वो एक अलग है। तो ये तकसीम जो है, इस तकसीम ने क्या एक नया मसला नहीं खड़ा कर दिया कि अगर यानी हुकूमत चाहे भी तो क्या सबकी डिमांड अब एक ही होंगी? क्योंकि अगर पीटीआई की कयादत कहे कि जी इमरान खान साहब को फैसिलिटीज दी जाएं, और जो वो नौजवान बाहर बैठे हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, अब पानी बहुत सर से गुजर चुका है, अब तो हुकूमत को जाना होगा, तो कहाँ जा रहे हैं पाकिस्तान? क्या समझते हैं आप? जी, आई मीन ये तो एक बहरान तो है अपनी जगह, लेकिन ये कहना कि इस वक्त गवर्नमेंट को शेकी बना दिया है स्टूडेंट मूवमेंट ने, या जो यानी क्यादत जो है उनकी स्टूडेंट्स की, उन्होंने कुछ एक्टिविटी ऐसी की है जैसे आपने मेंशन किया, ये सारी चीजें एक्यूरेट हैं। लेकिन उसके ऊपर कितने दिन तक ये चलेगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, सिंबॉलिक इफेक्ट होगा ये सिर्फ, या कोई कोई टेंजिबल इफेक्ट भी होगा उसका, देखेंगे आगे चल के कैसे होता है। अब आप इस तरह देखें, ये लोग बड़े अच्छा प्ले करते हैं इस्टेब्लिशमेंट वाले भी, और ये जो हाइब्रिड रेजीम है कि प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए वियना में, ऑस्ट्रिया में, फील्ड मार्शल साहब जो एक्चुअली चलाते हैं उस मुल्क को, जिनकी उनके हाथ में सारी पावर है, वो जर्मनी में थे। और अब वापसी में यूएई की एक शोशा खोल के और मिल मिला के अब वापस आ गए हैं। तो गवर्नमेंट अपनी जगह कॉन्फिडेंस शो कर रही है कि ये जो चीजें जो हो रही हैं वो मैनेजेबल है। और क्योंकि जैसे आपने कहा, पीटीआई इटसेल्फ इज इमरान खान। पीटीआई जो है इमरान खान से आप डिसोसिएट नहीं कर सकते बिल्कुल। तो अनलेस के कोई ऐसी मेजर चीज हो कि क्यादत भी, और ये जो सारी रैंक एंड फाइल है, जो स्टूडेंट्स हैं ये सारे के सारे, कोई एक सस्टेन्ड मूवमेंट चलाएं, कोई ऐसा मूवमेंट चलाएं जिसका कोई असर भी हो। ये ना हो कि भाई एक अभी एक हफ्ते चलेगा कुछ, फिर एक महीने तक क्वाइट हो जाएंगे, फिर एक डेट, फिर लोग बाहर नहीं आएंगे। एंड लास्ट फैक्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने केपी की बात की, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तक मैंने उसके टेंजिबल इफेक्ट्स पंजाब में नहीं देखे हो। पंजाब के अंदर जब तक के कोई सस्टेन मूवमेंट नहीं चलेगा, तो आई डोंट थिंक दिस नेशनल मूवमेंट कैन सक्सीड। और ये जो नेशनल मूवमेंट की बात हो रही है, और ये बात आपकी दुरुस्त है कि वाकई पंजाब में आपको वैसी तहरीक नजर नहीं आ रही जो आपको खैबर पख्तूनख्वा में नजर आ रही है या पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान में नजर आ रही है। थोड़ी बहुत तहरीक आपको आज़ाद कश्मीर में भी नजर आई, लेकिन बाकी जगहों पर नहीं है। लेकिन जो ओवरऑल पाकिस्तान जिस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि अभी यानी बात यहाँ रुकी हुई है। आपने इमरान खान का जिक्र किया, और आपने गुज़श्ता दिनों एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी लिखा था जो कि पॉपुलिज्म पे था। तो जी। मैं चाहता हूं कि थोड़ा उस पर्सपेक्टिव से भी देखें, क्योंकि आपने कहा कि पीटीआई, और यानी पीटीआई बुनियादी तौर पर इमरान खान है। इसको जरा तशरीह कीजिए कि यानी इमरान खान को आप एक, क्योंकि आपने शायद उस आर्टिकल में भी इसी बात का जिक्र किया था कि इमरान खान एक पॉपुलिस्ट लीडर हैं। ये थोड़ा जरा पॉपुलिज्म की थोड़ा तशरीह कीजिए कि है क्या। और दूसरा ये कि क्या ये किसी भी जमहूरियत के लिए एक अच्छी चीज है, या ये लोगों को एम्पावर करती है, या ये पॉलिटिकल कल्ट्स बनाती है? ये क्या करती है? थोड़ा इस पे करें, फिर बाद आगे मैं थोड़ा मेरा एक और सवाल है वो करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त आप आजकल, आज के जमाने में या किसी जमाने में भी,
पॉपुलिज्म को आप डिसएसोसिएट नहीं कर सकते एक कौम की के से या एक मुल्क से, उसकी सियासत से। मीनिंग इट इज ऑलवेज बीन अ फोर्स। क्योंकि इसका इसका ये आता है एसेंशियली कि एक आप एक तरह के मैग्नेटिक लीडर को, कैरिज्मेटिक लीडर को, अब आप बहुत से नाम हिस्ट्री के अंदर, कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं। आई डोंट वांट टू लिंक इमरान खान बिकॉज आई थिंक ही इज अ पॉजिटिव फोर्स। लेकिन दुनिया के अंदर की जूलियस सीजर से शुरू हुआ था, बड़ी बड़ी स्पीचेस देते हैं लोग, लोगों को बताते हैं कि भाई मैं इनकरप्टेबल हूं, मेरा करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, सारी जो आपकी समाज है, आपकी सियासत है, सब कुछ है ये करप्ट है। तो एक नैरेटिव बन जाता है और वो अपीलिंग, बड़ा बड़ा अपीलिंग नैरेटिव है। क्वेश्चन ये है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन जाता है या नेगेटिव डायरेक्शन है। बहुत से मुल्कों के अंदर वो चला है, मोस्ट ऑफ देम फिजल आउट हो गया, फिर उभरा है, फिर चला है कोई एक और न्यू लीडर के साथ, और फिर वो फिजल आउट हो जाता है। अब आप देखें, मैंने उसके 3 एग्जाम्पल आपको दिए थे उसके अंदर, आर्टिकल के अंदर। जी तो जी। उसमें वेरी क्विकली सीधी बात यह है कि भाई देखें, मोदी साहब भी पॉपुलिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी पार्टी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया है। उनके उनके पास आरएसएस की सपोर्ट थी, तो उन्होंने बैकग्राउंड भी था, ठीक है, वो हो गया एक बात। इर्दोगान साहब ने भी यही किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या है कि उन्होंने एक बिल्कुल एक ऐसी पार्टी थी जो कि टर्किश सेक्युलरिज्म के खिलाफ लड़ी और जीत गई इन इट्स ओन वे। दोनों इंस्टीट्यूशन। और सबसे बड़ी जो जनरल पेरॉन की जो एग्जाम्पल सबसे ज्यादा की जाती है अर्जेंटीना के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंस है वहां ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर मूवमेंट किस तरह चलेगा। मैं हमारे यहाँ तो ट्रेड यूनियंस तो है नहीं, हमारे यहाँ स्टूडेंट यूनियंस तो है नहीं, हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी तो बहुत ही लिमिटेड है जो कि बाहर आती है। ये सारे फैक्टर्स आते हैं एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट को बनाने के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए। वो चीज हमारे यहाँ तो सिर्फ यही थी ना कि अभी तक एलिगेशन तो यही है ना कि इमरान खान को भी यही लोग लेके आए थे जो आज बैठे हुए हैं इन डिफरेंट गाइस, आज उनके राइट। अपोज्ड हैं, उससे पहले नहीं थे। तो ये बात बात मेरी ये हो रही है कि पाकिस्तान में पीटीआई का जो मूवमेंट है बहुत जबरदस्त है, कॉन्शियसनेस उसने रेस की है कुछ, लेकिन कैन इट सस्टेन इटसेल्फ। और फिर जो मेजर इशू आता है गवर्नेंस का, गवर्नेंस में कोई चेंज लाया है ड्यूरिंग हिज टाइम। इमरान खान ने अच्छी चीजें बहुत सीखी, लेकिन उनका वो खुद को गवर्नेंस परस्पेक्टिव कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए अपने खुद को। मीनिंग के उन्होंने ऐसे लोगों को चूज किया। एक बड़ी बहुत ये भी तो होती है ना कि भाई आप किन लोगों को चूज करें टू रिप्रेजेंट यू। उन्होंने बुजदार साहब को रखा पंजाब के अंदर, महमूद खान साहब को रखा, उससे पहले और भी एक साहब थे केपी के अंदर। तो पॉइंट ये है कि ये मूवमेंट जब तक के इमरान खान से अलग होकर इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होगा, तो ये पीटीआई का जो मूवमेंट है, अगर इमरान खान का खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो बड़ा मुश्किल होगा सस्टेन करना। आपने बहुत उम्दा नुक्ता उठाया, क्योंकि ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस वक्त जो पीटीआई का अपना हाल है, जो आज खबरें आ रही है कि किस तरीके से पार्टी के अंदर तकसीम है, 3 फोर्सेस पीटीआई को इस वक्त विद इन पीटीआई इन्फ्लुएंस कर रही हैं। एक पार्टी की मेन कयादत, दूसरी इमरान खान की फैमिली, और तीसरे वो नौजवान जो कि सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये 3 मेन फोर्सेस हैं जो कि पीटीआई को इम्पैक्ट कर रही हैं। और शायद क्या आप अब ये बताना चाह रहे हैं कि पीटीआई एक जमात तो बन पाई, लेकिन पीटीआई एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कभी नहीं थी? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, बन नहीं पाई अभी तक, और वो अभी तक नहीं बन पाई। अभी भी बन पा सकती है क्योंकि इमरान खान तो जेल ही में है, कहीं गए तो नहीं, और हम्म। पॉपुलर, एक्सट्रीमली पॉपुलर है अभी भी। तो अगर बिल्कुल। वो वापस आ गए तो, और उन्होंने कुछ चेंजेस की इस सेटअप के अंदर, एक तो उन्होंने एक ऐसी टीम डेवलप की जिसमें दुनिया पाकिस्तानियों को कॉन्फिडेंस आए, फिर गवर्नेंस के उन्होंने कोई सक्सेसेस शो की, इकोनॉमी के ऊपर सक्सेसेस शो की, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन द मुश्किल तो एक चीज जो है ना कि इमरान खान इज नो लॉन्गर ए यंग मैन, ही इज द सेम 73 इयर्स ओल्ड नाउ। तो द क्वेश्चन इज ही हैज टू पास ऑन द मेंटल टू अ न्यू जनरेशन। वो नई जनरेशन जहांगीर साहब मुझे नजर नहीं आ रही। ये आपने बहुत उम्दा बात की कि वाकई वो नई जनरेशन बिल्कुल नजर नहीं आ रही। लेकिन एक और सवाल ये भी है ये कि पाकिस्तान में पीटीआई तो वाहिद जमात नहीं है, पाकिस्तान में तो बहुत सारी जमातें हैं। क्या आपको पाकिस्तान में पीटीआई के अलावा कोई और जमात भी नजर आ रही है? मेरे ख्याल में दूसरी जमातें जो हैं वो बहुत छोटी जमातें हैं, उनकी वो नेशनल फॉलोइंग नहीं है। और जो जो जमातें रह जाती हैं वो स्टैब्लिशमेंट की जमातें जो हैं, पीपीपी है और पीएमएलएन है, वही 2 जमातें हैं। और वो कॉम्प्रोमाइज इतनी है कि उनका जो 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना मिक्स्ड है और इतना पुअर है, एट टाइम्स गुड, एट टाइम्स बट मोस्टली पुअर।
तो उससे पाकिस्तान के जो मसाइल इतने बढ़ गए हैं, तो उनके ऊपर तो कॉन्फिडेंस आप नहीं रख सकते। तो मेरे ख्याल में इन टर्म्स ऑफ सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव जमातें, अब इट्स अ वेरी हार्ड टर्म टू यूज, उसमें तो पीटीआई फिट होती है, और जो जमातें बहुत छोटी हैं, इनकी फॉलोइंग नहीं है। फॉलोइंग नहीं। अब ये बताइए कि जो इस वक्त हालात हैं, यानी इमरान खान साहब को खुदा करे कि उनको वो भी सेहत याब रहे, पाकिस्तान के जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, जी क्योंकि जाहिर है आप उनसे इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ करें, लेकिन वो इंसान है, बहैसियत इंसान। ये हमारा भी फर्ज है कि हम उनका ना सिर्फ एहतराम करें बल्कि उनके लिए दुआगो भी रहें। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान साहब के अगर आंखों का इलाज मुकम्मल तौर पर हो जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान किस जानिब जाएगा? क्योंकि अब तो इस वक्त तो लगता ही है कि पूरी की पूरी सियासत मरकूज है इस पर। पाकिस्तान के मसाइल और भी बहुत सारे हैं। आज देखिए कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को अचानक बढ़ा दिया। उससे पहले उन्होंने रमजान पैकेज 38 अरब डॉलर 38 अरब रुपए का रमजान पैकेज का ऐलान किया, शहबाज शरीफ साहब ने। जबकि मैं वैसे ही नंबर देख रहा था कि हर साल पाकिस्तानी कितना जक़ात में पैसा देते हैं। आई एम नॉट श्योर कि हुकूमत के किटीज में कितना पैसा आता है, लेकिन कोई 619 अरब रुपए हर साल पाकिस्तानी जक़ात की मद में देते हैं। तो अगर 38 अरब रुपए गवर्नमेंट डाल रही है तो मेरा इतने तो शहबाज शरीफ साहब अपने बैरूनी दौरों पर खर्च कर चुके हैं। सवाल यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान जहां खड़ा है, क्या आप समझते हैं कि इसके पास कोई वे आउट है? क्योंकि इस वक्त जो सियासत नजर आ रही है वो तो सिर्फ, मैंने आपको जिस तरह कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही उसका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है। हुकूमत की तब्दीली कोई नजर नहीं आ रही, कोई निजाम की तब्दीली नजर नहीं आ रही, कोई रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही, कोई नए इंतखाबात की बात नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? जी, आई एग्री विद यू, आपके जो एनालिसिस है ठीक है। और मैं सिंपली ये चीज कहूंगा कि देखें, जब तक कि आईएमएफ का प्रोग्राम होगा, जब तक ये हमारी जो एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, ये सारी चीजें होती रहेंगी। क्योंकि आईएमएफ का एग्रीमेंट ये प्योरली ये है कि आप सब्सिडाइज किसी चीज को नहीं करेंगे, एटलीस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ इट। तो अगर आपकी पेट्रोल की इनपुट प्राइसेस ये हैं, तो आप उसी बेसिस के ऊपर आप सेल करेंगे। आपको थोड़ा थोड़ी फर्मनेस आई है पेट्रोल की प्राइसेस में, विद क्राइसिस ब्रोइंग विद ईरान एंड दिस सिचुएशन। अच्छा, और ये गैस की प्राइसेस जो हैं वो इनपुट कॉस्ट से आप सब्सिडाइज नहीं करेंगे। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होता, और इमरान खान के जमाने में भी ये हुआ था कि जब हम्म। प्रोग्राम को सस्पेंड किया था, उसके बाद आपने प्राइसेस लोगों के लिए और आम आवाम के लिए कुछ उनको रिलीफ प्रोवाइड की थी, लेकिन देन आपकी बजट फट गया था बिल्कुल, एसेंशियली। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू रेज टू यू, जब तक कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, जब तक कि पाकिस्तान सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होगा, मीनिंग के वी कैन पे आवर डेट्स, नंबर वन, वी कैन पे फॉर दीज इनॉर्मस एक्सपेंसेस, जिसमें आपने पॉइंट आउट किया कि हमारे एक्सपेंसेस तो कोई कम नहीं होते, तो ठीक है, वो अपनी जगह बात है। द पॉइंट, जब तक कि ये सिचुएशन एग्रीमेंट्स के साथ चलेगी और आईएमएफ के साथ चलेगी, तो आई डोंट सी एनी रिलीफ। आप एक तरफ थोड़ा सा एक रिलीफ पैकेज देंगे रमजान के साथ साथ, आपने जैसे आपने कहा कि यूटिलिटी प्राइसेस बढ़ा देंगे, तो उसका कोई टेंजिबल इफेक्ट नहीं होगा लोगों के ऊपर, बिल्कुल नहीं होगा, जब तक के रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, जब तक लेकिन कि इकोनॉमी जंप स्टार्ट नहीं होगी। और वो जंप स्टार्ट कैसे होगी? जब तक कि आप तो कहते ये सिचुएशन है कि आपकी रिजर्व्स हैं कोई 14 बिलियन डॉलर हैं, सो ऑन सो फोर्थ। इंडिया के रिजर्व 700 बिलियन डॉलर है, जी। उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8% से एनुअली। आपकी इकोनॉमी बेसिकली 2%, 3%, 4%, 5% पे रहती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो रिसेंटली तो वो भी नहीं हुई है। आपकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है, तो आप किस तरह इस सिस्टम को ये सर्वाइव करेगा? ये कर नहीं सकता। द ओनली वे यू कैन डू दिस इज टू हैव ये एलिट कैप्चर को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, और फिर आपको ये प्रोसेस, लेकिन जहांगीर साहब, इसमें बड़ा वक्त लगता है, और इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है। असल बात आपने आखिर में कही कि बुनियादी कुंजी यही है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी जी। तो फिर बात बनेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में आप इस वक्त के पाकिस्तान के निज़ाम को क्या समझते हैं? ये है क्या चीज़? बिकॉज सर्टेनली इट्स नॉट डेमोक्रेसी। लोग कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम है। व्हाट एग्जैक्टली हाइब्रिड सिस्टम मींस? इज इट, क्या ये आमरीत है? ये क्या चीज है? क्योंकि इसने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। ना इसने पीस डिलीवर की, ना इसने इकोनॉमी डिलीवर की, ना इसने स्टेबिलिटी डिलीवर की, बल्कि इसने पाकिस्तान में गुर्बत को मजीद बढ़ाया। और जो आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल यह वेरी वैलिड पॉइंट, कि अगर एक मुल्क की आबादी की शरह नमू जो है वो उसकी इकोनॉमी की शरह नमू से ज्यादा हो, तो वहां पर कहां से तरक्की आएगी? ये तो यानी मैथमेटिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? या बिल्कुल, और
और एक चीज है जो कि पाकिस्तान को सस्टेन कर रही है थोड़ी बहुत, और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, हम्म। हमारी ये सोर्सेस कहते हैं कि रीजन पाकिस्तान इज सर्वाइविंग, इसकी जो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसका साइज हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से बड़ा है। मीनिंग के बेशक। लोग टैक्स नहीं देते, लोग साइड बिजनेसेस करते हैं, अपना चलाते हैं, काम जिस तरह भी चलाते हैं, और उसका असर ये होता है कि भाई एक मास जैसे ईरान के अंदर है कि भाई करेंसी डिप्रिसिएशन 20,000% हुई सिंस द फॉल ऑफ द शाह। आपको आप टोटली इकोनॉमी शैम्बल्स में है बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस, वो हमारे यहाँ सैंक्शंस ही नहीं है। तो ये सारी या चीजें, पॉइंट मेरा ये है कि सेफ्टी वेल्व जो है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान को सस्टेन कर रहा है इस तरह। तो जब तक के हम लोग ये रिकग्नाइज करेंगे कि वो सेफ्टी वैल्व ही है, वो ग्रोथ वैल्व नहीं है, वो कोई ऐसी चीज नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को सडनली फ्रॉम द 44th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड सडनली मेक्स इट द 6th लार्जेस्ट और 7th लार्जेस्ट। बातें बड़ी करते हैं हम लोग, लेकिन जब तक कि वो एक चेंज नहीं आएगी, आप लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, आप जॉब्स क्रिएट नहीं करेंगे। अजय बंगा आए हुए थे अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, एज यू नो, ही सेड कि या पाकिस्तान नीड्स 30 मिलियन जॉब्स इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, अदरवाइज देयर 30 विल बी मिलियन कांस्टेंट। जी। क्या अब जब तक के हमारे रूलर्स को, अब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया, आप मुझसे बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि हाइब्रिड निजाम ये क्या है। मेरे ख्याल में तो ये चेंज कभी पाकिस्तान में आई नहीं। इट इज द सेम पीपल पुलिंग द स्ट्रिंग्स फ्रॉम रावलपिंडी, और वो इस्लामाबाद में जो उनके पपेट्स होते हैं, जो कोई भी हो, उनको ये डायरेक्ट करते हैं। उनका पॉइंट यही है कि जब आप पीटीआई के जो आप लेजिस्लेटर्स की बात कर रहे हैं, वो तो मजे में है बिल्कुल। वो तो इमरान खान बिल्कुल। के नाम के अंदर आ गए हैं, आ गए मराठ उनकी द सेम एज वैसे ही है। गवर्नमेंट लेजिस्लेचर। उनका क्या है कि उनका मेरा ये क्या है, उनके क्या रीजन है टू ब्रिंग दिस सिस्टम डाउन। आई दे आर एग्री। पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम। तो वेरी सिस्टम ट्रू। जो है कुछ लोगों को जो एलीट, जो उनका अशराफिया कहते हैं, जो कुछ भी है, उनके लिए तो बड़ा अच्छा सिस्टम नहीं है। और बिल्कुल। एज लॉन्ग पब्लिक प्रेशर इतना नहीं हो, और हमारे पास वो सेफ्टी वैल्व भी है कि हम लोगों को बाहर भेज देते हैं, और वो जो रेमिटेंसेज आती हैं, इट्स important, that's the second factor, undocumented economy and this the remittances, रेमिटेंसेस। it keeps us going. इट कीप्स अस गोइंग। वन, हम लोग बिल्कुल वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम सर। Yes sir. मैं क्विकली बात करना चाहता हूँ जो यहाँ पर अमेरिका में बोर्ड ऑफ पीस का इजलास हो रहा है। जी। पाकिस्तान के अंदरूने खाना बहुत सारे इम्तिहान है, उस पर तो हमने सारा वक्त बात कर लिया, उस पर घंटों बात हो सकती है। लेकिन जो यहाँ पर बोर्ड ऑफ पीस में आएंगे हमारे शहबाज शरीफ साहब, और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से जो ऐलानात किए जा रहे हैं वो ये है कि वहाँ पे फंड रेजिंग भी होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि कई मुल्कों ने हजारों फौजी गजा भेजने का ऐलान कर रखा है, बल्कि उनको एश्योरेंस दी है। क्या कहेंगे, पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है या पाकिस्तान का इम्तिहान शुरू होने वाला है? दोनों चीजें हैं। आई मीन आपको पता है कि जैसे हमारा सिस्टम है, क्योंकि इट इज अ वेरी क्लोज सिस्टम, ये सस्टेन करती है खुद को बेसिकली, कि भाई पाकिस्तान में इंटरनली टर्मोइल ना हो, इंस्टेबिलिटी ज्यादा ना हो, इतना कि सिस्टम हो जाए। दूसरी तरफ लिजिटमाइज खुद को करती है कि भाई एक्सटर्नली पाकिस्तान बड़ी जबरदस्त फोर्स है, और पाकिस्तान का जो रीजनल वो है प्रोफाइल इतना बढ़ गया है सिंदूर के बाद, कि हम लोग को हर एक बुलाता है, और सो ऑन सो फॉर्थ। सो वी आर बिकम अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन वेस्ट एशिया जनरली भी। हम्म। और जो या हमारे टाइज है यूनाइटेड स्टेट्स के, सिक्योरिटी बेस्ड टाइज, ट्रांजैक्शनल टाइज, देयर इज नो परमानेंट रिलेशनशिप। सो द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि भाई बोर्ड ऑफ पीस इज जस्ट वन एलिमेंट ऑफ दैट। एज लॉन्ग एज वही बात आती है कि अब डोमेस्टिकली अगर कोई अनरेस्ट शुरू हो, ऑपोजिशन शुरू हो टू द बोर्ड ऑफ पीस, उसको आप कंटेन कर सकें, एंड दे हैव अश्योर्ड वाशिंगटन के दे कैन कंटेन दैट। दूसरी बात ये कि इफ पाकिस्तान कैन प्ले अ रोल टू हेल्प द पैलेस्टीनियन पीपल, द गाजन्स, कि भाई उनको एड चली जाए, मेडिकल अटेंशन मिल जाए उन्हें, सो ऑन सो फोर्थ, तो ये पाकिस्तान में विल सेल बेटर, नो डाउट आई एग्री। अबाउट इट, एंड सेल आई एग्री। इंटरनेशनल। लास्ट पॉइंट कि भाई ट्रूप्स तो वहां जाएंगे, क्वेश्चन रियली इज कि भाई उनका अभी तक ये क्लैरिटी नहीं, किसी को भी ये क्लैरिटी नहीं है कि वो करेंगे क्या जाके वहां। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हमास को डिसआर्म करना है तो ब्लो बैक तो पाकिस्तान में आएगा उसका फिर। डेफिनेटली क्योंकि ब्लो बैक यहाँ पर आएगा। लोग कह रहे हैं कि आप उनकी जंग क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि ये काम तो इसराइली फौज का था। तो सवालात बहुत है सर, एंड वी आर ऑल आउट ऑफ टाइम। तो इस पर इंशाल्लाह मजीद भी बात होती रहेगी। साथ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, ये थे साद हफीज साहब, आपने इनकी बातें सुनी। मैं हमेशा इनसे बहुत सीखता हूँ, और उम्मीद है कि आपकी नॉलेज में भी आज बहुत इजाफा हुआ होगा। ये मुकालमा जारी रहेगा। साद साहब, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।
नाजरीन, जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर यही दरखास्त कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।